बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नोट्स में से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड है रेलिवेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। और यहाँ पर अगर देखें तो जब उसने कहा ना फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007, तो मतलब आप लोगों ने 1 जनवरी 2007 से अपने अकाउंट्स का स्टार्ट लेना है। और आपको जो बैलेंसेस बताए गए हैं वो 1 जनवरी 2007 के ही हैं। बिल्डिंग ही आपके पास एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 2.3 मिलियन, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेट इज 800,000। फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आई। कहते हैं डिटेल्स ऑफ एडिशन फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2007, फर्स्ट फैब को एडिशन हुई एंड 1 अप्रैल को एडिशन हुई। ये उनकी कॉस्ट है, एडिशन की कॉस्ट है। अब इसका ये मतलब नहीं था कि ये इनकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, भाई वो बात खत्म हो चुकी है वहां तक। ये बिल्कुल अलग से है कि एडिशंस की, और एडिशन हमेशा अपनी कॉस्ट पर होंगे, तो ये एडिशंस की कॉस्ट आ गई। साथ में दो किस्म के डिस्पोजल हुए। पहला डिस्पोजल के लिए डेट ऑफ सेल बता दी, डेट ऑफ परचेज बताई, उनकी कॉस्ट को बता दिया, साथ में आपसे कहा कि इनकी सेल प्रोसीड्स ये वाली हैं। और आपसे कहा डेप्रिसिएशन रेट है हमारे पास 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डब्ल्यूडीबी मेथड। अब रेलिवेंट अकाउंट्स की बात की गई। जैसे ही आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर जाते, आपको ये सॉल्यूशन बनाना था कुछ इस तरह से। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। अब इसके रेलिवेंट अकाउंट्स आपके पास कौन कौन से बनेंगे? बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, फॉर द ईयर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें। ये बन गया हमारे पास हमारा बिल्डिंग अकाउंट। साथ में आ जाएगा हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, अब अगर आप लोग गौर करें तो दो डिस्पोजल थे आपके पास। डिस्पोजल अकाउंट एक नहीं बना सकते क्योंकि किसी पे गेन किसी पे लॉस, तो आपको दो डिफरेंट डिस्पोजल अकाउंट बनाने हैं। और ये डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज नहीं है, ये सिंपल डिस्पोजल है। अब आप लोगों ने अपने पास दो डिस्पोजल अकाउंट बना लेने थे, दोनों ही बिल्डिंग से रेलिवेंट थे। तो आप लोग करते डिस्पोजल ए अकाउंट। जो पहला डिस्पोजल हो रहा है उसको डिस्पोजल ए कह दो, और जो बाद में डिस्पोजल होगा उसको डिस्पोजल बी कह देंगे, या डिस्पोजल 1 अकाउंट या डिस्पोजल 2 अकाउंट भी कह सकते हो। बेसिकली आप लोगों ने उसको अलग अलग से क्लासीफाई करना है जस्ट। और यहां पर आ जाएगा डिस्पोजल बी अकाउंट। इसको डिस्पोजल 2 अकाउंट भी कह सकते थे आप। अच्छा देखिए भाई, ये है आप लोगों का मेन पेज जो आपसे रिक्वायर्ड किया गया। तो ये मेन पेज आपने बना दिया। अब आपको पता है कि इसके बाद जितना भी आपने लिखना है वो आप लोगों की वर्किंग नोट्स होने हैं। अब यहां पर अगर हम लोग सीक्वेंस के साथ चलें तो आप इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन बता सकते थे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इज 100,000। अच्छा, अगर क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ नहीं है तो कोशिश करें कि आप राउंडिंग ऑफ ना करें, आपने क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करना है। फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन 800,000। देखिए, आपने अपने लिए चीजों को खुद से इजी करना होता है। जैसे इस किस्म की कोई रिक्वायरमेंट होना तो सबसे पहले कंप्लीट क्या करो अपने पास, हमने एसिड अकाउंट। सबसे पहले कंप्लीट क्या करो अपने पास तो एसिड अकाउंट हमें पता है कि भाई एडिशन हुई है, तो दो एडिशन, तो डेट ऑफ एडिशन क्या है? 1 फैब एंड 1 अप्रैल, 400 एंड 650। तो 400,000 एंड 650,000
1000 फर्स्ट एडिशन हुई ऑन 1 Feb, ईयर गिवन है 2007 एंड 1 April ईयर 7 बैंक, यहां पर भी बैंक, बात क्लियर। उसके बाद दो डिस्पोजल्स हैं, तो डिस्पोजल्स एसिड अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट था कि रिकॉर्डिंग जो होती है ना वो लेजर में अकॉर्डिंग टू डेट होती है, रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डेट और डेट ऑफ डिस्पोजल। अब अगर आप यहां पे गौर करो ना तो इसने ना थोड़ा सा उलट कर दिया था कि अगस्त का जो डिस्पोजल था वो पहले बता दिया और जो मई का डिस्पोजल था वो बाद में बता दिया। बेसिकली उसने जो सीक्वेंस दिया है वो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ परचेज दिया है, कि जो 2004 में परचेज किया था वो उसने पहले बताया, जो 2005 में परचेज किया था वो उसने बाद में बताया। ओके, अच्छा, जब लेजर्स में हम मौजूद होंगे हम लोग पहले कौन सी डेट को देखेंगे? पहले हम लोग मई को देखेंगे या अगस्त को देखेंगे? तो भाई मैं पहले इसकी रिकॉर्डिंग जाके करूंगा 31 में को डिस्पोजल, तो जो पहले डिस्पोजल हो रहा है उसको डिस्पोजल ए का नाम दे देंगे। क्लियर? तो इस डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? तो ये देखो, हम यहां पे जाएंगे 1 में ईयर 7 डिस्पोजल, कौन सा डिस्पोजल? ए, यहीं से आइडेंटिफाई करो इसको। और डिस्पोजल ए में कितनी कॉस्ट जाएगी? तो भाई ये चीज फौरन से लिख सकते हो ताकि बाद में आप लोगों को कोई इशू ना आए। 700,000 बिल्डिंग अकाउंट, किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, फिर अगर आप यहां पे गौर करो तो ये डिस्पोजल कितनी अमाउंट पे हुआ? 300,000, तो ये फौरन लिख लो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। 300,000 बैंक, कोई डाउट किसी को? अच्छा, फिर नेक्स्ट डिस्पोजल आपके पास हुआ 1 अगस्त, 31 में है ऊपर भी। ओके, 31 में एंड 31 अगस्त। अब ये जो जाएगा ये जाएगा हमारे पास डिस्पोजल बी, और अमाउंट, अब इसकी कॉस्ट क्या है हमारे पास? 550, तो यहां पर आप लिखोगे 550। अच्छा, आपने अगर ऊपर नीचे लिख भी लिया तो एसिड अकाउंट का ऐसा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए फिर थोड़ी सी केयर करनी है। ओके, कि कौन सी वैल्यू कौन से डिस्पोजल में जाएगी, और यहाँ पर आइडेंटिफाई जरूर कर लीजिएगा। अब ये 550 जाएगा इधर, 550,000 अगेंस्ट बिल्डिंग। अब ये देखो कि इसके अगेंस्ट आपको कितनी सेल प्रोसीड्स मिली, या हमने कितने में सेल किया? 450 में, तो यहां पर आ जाएगा 450,000। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? क्या एसिड अकाउंट में कोई और चीज आएगी? तो बस अपने एसिड अकाउंट को क्लोज कर दें जी। ये आ जाएगा 3350,000। यही टोटल आप लोग लिखेंगे ऑन क्रेडिट साइड, और 2.1 मिलियन का बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। कोई इशू? एसिड अकाउंट कंप्लीट। अच्छा, जब एसिड अकाउंट कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद आपने डिस्पोजल अकाउंट को कंप्लीट करना है, और सबसे लास्ट में जाके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को कंप्लीट क्या करें, क्लोज क्या करें। ऑलराइट, अब जब डिस्पोजल अकाउंट में गए तो हमें पता है कि भाई इस डिस्पोजल की भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। एम आई राइट? तो अगर मैं डिस्पोजल को क्रेडिट कर रहा हूं अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मींस दैट मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करूंगा अगेंस्ट डिस्पोजल। ओके हो गया?
सेम केस विद डिस्पोजल भी, इसकी भी मुझे क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चाहिए। तो जब डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगेंस्ट डिस्पोजल। तो बेसिकली डिस्पोजल को क्लोज करते करते एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं हम लोग। अब इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी, उसके लिए हमें करनी पड़ेगी वर्किंग। इसका पता चलेगा वर्किंग 1 से, और इसका पता चलेगा हमें वर्किंग 2 से। कोई डाउट? अच्छा, अब आप लोगों की प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। अभी तक आप लोगों की प्रेजेंटेशन में निखार नहीं पैदा हुआ, मतलब आप लोग होमवर्क फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हो। अगर इंटरेस्ट लेके करोगे तो हर एक चीज बहुत अच्छे से हो जाए। तो आप लोग जितने भी होमवर्क वगैरह कर रहे हो ना, अभी भी फॉर्मेलिटी चल रही है कि सर को चेक कराना है, कि सर कुछ कहे ना, तो इस वजह से हम करके आ गए। तो आपके हाथों को जब तक पता नहीं होगा ना कि भाई काम इस तरह से करना है, आपका पेपर बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे अभी आपका होमवर्क है। तो आपका एग्जामिनर आपसे खुश नहीं होने वाला। ओके, इवन कि अगर मैं चाहूँ तो मैं भी तो यहाँ पे अजीब अजीब से नोट्स बना के दे सकता हूँ। मैं भी तो इसका सोल्यूशन आके आपको यहाँ पे बता सकता था, ये देखो ये एसिड अकाउंट है, ये क्लोजिंग आ गया होगा, ये क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, तो वैल्यू तो आप भी मैच कर सकते हो। तो बेसिकली ये मेहनत करने का हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जिस तरह से अगर मैं बनाऊंगा तो आपको फॉलो भी मुझे वैसा ही करना चाहिए, कि इसका सोल्यूशन इसी तरह प्रिपेयर करना है। ओके, अब आप लोग अपने अकाउंट्स को देखो ना, तो आप में से अक्सर बच्चे ये लाइनें जा रही होती हैं, ये लाइनें हैं, और वहां पे कुछ नहीं पता चल रहा था कि किस तरह से लिखते हैं। तो इनका कोई फायदा नहीं होता हमें। ये बज़ाहिर आपको नॉलेज, फिर वही बात, नॉलेज आ जाएगा, पता भी होगा, लेकिन पेपर फेल हो जाएगा। बाद में आप रीजन ढूंढते फिरोगे, सर मुझे ईच एंड एवरीथिंग आती है, मुझे पूरी FR1 फिंगर टिप्स पे आती है, लेकिन पेपर नहीं पास हो रहा। तो पेपर पास करने के लिए नॉलेज का होना ये जस्ट 50% है। 50% आपके अदर फैक्टर्स हैं, उसने आपके बिहेवियर को भी चेक करना है। उसने ये चीज तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि 3 घंटे में आपने सर 80% पेपर सॉल्व कर दिया, 20% आ गया, लेकिन वो 80% 100% है। एग्जामिनर ने देखना है कि यार अगर एक बंदा, इसको पेपर आता था 3 घंटे में, अगर 80% कर रहा है, तो मतलब 20% नहीं आता, इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा। ये नेगेटिव इंप्रेशन लेगा वो इस चीज का। क्या आपने क्वेश्चन, मतलब वो बैठा आज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए, पूरा पेपर कभी भी नहीं सॉल्व वो चेक किया जाता एक ही स्टूडेंट का। वो एग्जामिनर बैठता है, वो देखता है आज के दिन में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ता है, उसका सोल्यूशन देखता है, उसके मुताबिक फिर पेपर उठाता है, हर किसी का क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर रहा है, और आपके पेपर में उसे क्वेश्चन नंबर 6 मिला ही नहीं। तो उसे क्या पता आपने बाकी क्वेश्चन कैसे किए होंगे। उसके माइंड में तो नेगेटिविटी आ जाएगी कि आपने भाई क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया होगा। तो आप खुद देखो, आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ताकि जब वो आपका पेपर ओपन करे ना किसी दिन बैठ के कोई भी क्वेश्चन चेक करने के लिए, आपके पेपर में वो क्वेश्चन उसको मिले कि भाई इसका सोल्यूशन ये है। और राइट, और जिस तरह आप सोल्यूशन बना के दे, इवन के आप अपने आप को सोचो कि मैं आपको किसी भी स्टूडेंट का पेपर ला के दूं, और वो पेपर बिल्कुल इसी तरह से हो जैसे आप लोग मुझे होम असाइनमेंट चेक करा रहे हो, आपको 10 में से उसे उसके 4 नंबर तो वैसे ही काट देंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं, ऑटोमेटिकली आप काटेंगे, और बाकियों में से आप उसे 3 4 नंबर 5 नंबर दे देंगे। इवन के अगर मैं यही आज आपकी होम असाइनमेंट में संभाल के रख दूं कुछ दिन, इसके ऊपर नाम शाम ना लिखूं, मैं महीने बाद आपको दूं ना कि बेटा ये क्वेश्चन जरा मुझे चेक करके इसके 10 में से मार्क्स देना, आप अपने आप को पास नहीं करने वाले। आप अपने आप को नहीं पास करोगे, मैं आपका ही पेपर आपसे चेक करवा दूं, लेकिन करवाऊं कुछ दिन के बाद, तो आप नहीं पास करोगे खुद को। जब मैं आपको बताऊंगा ना कि बेटा आपका ही पेपर है, उस दिन आप हैरान होंगे ये क्या हुआ। तो कोई और गैर बंदा आपको कैसे पास करेगा। तो आपके लिए ये चीजें शायद मैटर नहीं कर रही होती, आपके पास टाइम नहीं है। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में सबसे मसरूफ तरीन मखलूक वो से स्टूडेंट है, और हॉस्पिटल्स सारे भरे पड़े हैं सिर्फ स्टूडेंट। उनसे पूछो ना, सर बीमार नहीं आया, वजह बीमार हो गया था, होमवर्क नहीं किया, वजह टाइम ही नहीं था मेरे पास।
तो मतलब इतने हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नहीं बिजी होते या साहिबा जितने कि आप लोग बिजी हो। मैं समझ सकता हूँ इन चीजों को। बीमारियां भी आप लोगों को 18-19 साल माशाल्लाह आपकी एज है, इस एज में बीमारियां नहीं लगेंगी तो क्या बुजुर्गी में लगेंगी? सारी बीमारियां आपने अभी चखनी है, लाइलाज मर्ज हो जाते हैं आप लोगों को। तो भाई आई क्या आपने नहीं देखनी ये चीजें, ये बात हकीकत है। आई क्या आपने देखना है सिर्फ उस टाइम पे आपका पेपर, और खुदा का शुक्र अदा करो कि पेपर के ऊपर तस्वीर नहीं हो, वरना तो उसने वैसे नहीं पास करना था। और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि एग्जामिनर के पास, ये पेपर चेकर के पास जब पेपर जाता है ना तो उसके ऊपर नाम भी नहीं होता, वरना तो वो लड़के का देख के तो वैसे ही फेल कर दे। अच्छा। अच्छा चलें अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम बनाएंगे अपने पास अपनी वर्किंग। भाई कुछ भी हो ना, इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, और ये बात भी रियलिटी है कि अगर सपोज किसी लड़के का पेपर आ जाए ना, इस चीज का फर्क पड़ता है। इसीलिए उनको नाम नहीं बताया जाते कि भाई ये पेपर किसका है। ओके, इवन कि आप खुद मतलब पिघल जाते हैं, राइटिंग से पता चल जाता है हाँ जी मेल है या फीमेल है। हद हो गई है मतलब, कुछ भी। वर्किंग वन, राइटिंग देख के पता चल जाता है कि राइटिंग मेल है या फीमेल है। है ना, वरना ये हो सकता है अपने पेपर के ऊपर कोई लड़कियां हो तो वो फूल छूल बना के चली जाएं कि भाई मैं लड़की थी, आदत थी मेरी। क्यों है सर, क्या उसको सर ने यही काम शुरू कर देने हैं कि कंपेटिटिव एज है भाई इस चीज का, 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं इस चीज के। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल ए। अच्छा अब यहां पर अगर आप लोग गौर करें ना, तो डिस्पोजल है। अब मैं बात करने जा रहा हूं इस चीज की, कहा क्या बात है, इस डिस्पोजल की। ये है मेरा डिस्पोजल है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैंने सबसे पहले देखनी है इसकी डेट ऑफ, जो कि ड्यूरिंग द ईयर है। एम आई राइट? मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे अच्छी भली वर्किंग करनी पड़नी है। तो मैं आऊंगा, इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है, 1 सितंबर 2000, एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज। अब देखो आपने यहां पे लिखना है 1 सितंबर 5, कॉस्ट ऑफ एसेट इज 700,000। अब हर साल के लिहाज से आपने इसको डेप्रिशिएट करते जाना है। 31 दिसंबर ईयर 5, पहले 5 का एंड तो कर लेना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 700 मल्टीप्लाइड बाय 4/12। हाँ जी, और वैल्यू आ जाएगी आपके पास 23,333। ये लेस कर देंगे इसमें से, तो आपको WDV मिलेगी। द वैल्यू इज 676,667। ऑलराइट। अच्छा फिर आप लोग पहुंचे 31 दिसंबर। अब देखिए बड़े सीक्वेंस के साथ आपको इस तरह से चल रहे हैं। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो एक्यूमुलेटेड टाइम ले लेते थे, इधर नहीं ले सकते। ओके, तो इस तरह 31 दिसंबर, अब पहुंचे ईयर 6 पर, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो वो तो ओपनिंग WDV का 10% ले लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 67,667, एंड द WDV ऑफ द एसेट
is 609,000। ऑलराइट, अब ईयर 7 स्टार्ट हो गया हमारे पास, और ईयर 7 में डिस्पोजल है कौन सी डेट पर? 31 में। तो आप लोग 31 दिसंबर 2007 पे नहीं जाएंगे, 31 में ईयर 7 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करना है? 609,000 multiplied by शाबाश, गुड, and the value is 25375। अच्छा, ये लेस करें तो WDV आपको मिलेगी 583625। ये है WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। गॉट इट? क्या मैंने WDV फाइंड करनी थी? मैंने क्या फाइंड करनी है? तो अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस, तो कॉस्ट कितनी है? 700,000। तो WDV at the date of disposal is 583,625 and the accumulated appreciation is 116,375। ये जाकर रिकॉर्ड कर दो, 113,116,375। यही वैल्यू इधर भी रिकॉर्ड कर दो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में, 116,375। आई होप कि आपको मेरी ये बातें समझ आ चुकी होंगी। तो अगर गौर करें तो मेरे पास मेरा ये जो डिस्पोजल अकाउंट है ये कंप्लीट हो जाता है। 116,375। अच्छा, अब यहां पे ना ये क्वेश्चन सॉल्व करते ही मुझे पता चल गया था कि मेरे एसिड की WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल है 583,625, जबकि मैंने इसको डिस्पोज किया 300 में, तो पता चल गया था कि लॉस है। लॉस है तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। और कितना? 2,83625, और ये आपकी डेबिट साइड के इक्वल हो गया। ओके, 700,000 और वैल्यू है आपके पास 2,833,625। डिस्पोजल है कंप्लीट। किसी को इशू? ऑल क्लियर? सेम केस में डिस्पोजल भी, लेकिन डिस्पोजल भी थोड़ा सा इजी हो सकता था। वो हम लोग आएंगे वर्किंग टू accumulated depreciation on disposal बी। अच्छा, जब डिस्पोजल बी से गुफ्तगू शुरू हुई तो उसकी डेट ऑफ परचेज हमें मिली 2004 का फर्स्ट डे ओपनिंग। तो हमारा दिल थोड़ा सा गार्डन गार्डन हुआ कि हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फार्मूला अप्लाई करना है ना, वो ईयर ऑफ डिस्पोजल के ओपनिंग तक करना है। जो फार्मूला अप्लाई करना है वो ईयर ऑफ डिस्पोजल की ओपनिंग, डेट ऑफ डिस्पोजल तक नहीं आ सकते थ्रू फार्मूला। ईयर के स्टार्ट से ही शुरू करोगे, ईयर के एंड पे ही खत्म करोगे। तो मतलब ईयर ऑफ डिस्पोजल कौन सा है हमारा? 2007। मैं 31 दिसंबर 2006 तक उसको लेकर आऊंगा। तो फार्मूला जो लगाना है वो ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 फॉर 3 ईयर्स लगाऊंगा। तो आपने मेरी ये बात पिक कर ली। अच्छा, फिर देखें, अब मुझे मिला इसकी कॉस्ट 550। मैं लिखूंगा WDV
ये WDV फाइंड करने का फार्मूला है, इज इक्वल टू 550 कॉस्ट ऑफ एसिड इनटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट रेज टू पावर 3। तो मेरे पास WDV 4009। अच्छा, अभी तक भी मैं डेट ऑफ डिस्पोजल तक नहीं पहुंचा। अब डेट ऑफ डिस्पोजल तक जब मैं जाऊंगा, ये अब WDV मिल गई, अब मैंने इसको डेट ऑफ डिस्पोजल पे लेके जाना है। तो डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है? 31 अगस्त, 31 अगस्त ईयर 7 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2007 का कैसे आएगा? और ये देखो मैं साथ साथ उसकी वर्किंग कर रहा हूं। अच्छा, और ये कैलकुलेशन जो भाई आप अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो ना FAR 1 में, वो आपने लिख कर भी देनी होती कि भाई मैंने अपने कैलकुलेटर पे ये वैल्यू पुट की थी। क्लियर? तो देखो कैलकुलेटर को ऐसे ही बताऊंगा ना, 10% मल्टीप्लाइड बाय, तभी वैल्यू आएगी ना। तो भाई इससे भी इधर बताओ कि भाई ये वैल्यू इस तरह आ रही है, तो क्या वैल्यू आई? 730, एक मतलब 3 है, 730। ओके, अब ये है WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल विच इज 374 22220। ये है डेट ऑफ डिस्पोजल पर उसकी WDV। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? एक्यूमुलेटेड depreciation is equal to cost which is 550,000 लेस करेंगे WDV 374,220 which is equal to 175,780। ओके, हो गई बात। अच्छा, अब देखें, वैसे यहां से आइडिया हो गया कि जो एसिड में डिस्पोज करने जा रहा हूं उसकी मेरी बुक्स में क्या वैल्यू है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल? 374,220, जबकि मैंने इसको डिस्पोज कितने में किया? 450 में मैंने जाके इसको डिस्पोज किया, तो मतलब गेन ऑन डिस्पोजल मिलेगा। इसीलिए, और फर्स्ट के ऊपर लॉस ऑन डिस्पोजल, इसलिए मैंने इनको अलग अलग रखा कि एक ने अदर इनकम का पार्ट बनना है, दूसरे ने एक्सपेंसेस का पार्ट, इनको नेट ऑफ करके नहीं रख सकते। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे गए 175,780, यहां रिकॉर्ड किया 175,780, यही वैल्यू चली गई 175,780। किसी को डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, अब जब आप क्लोजिंग करेंगे ना, तो आपको क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा मिला, तो क्रेडिट साइड का टोटल देखिए आपके पास क्या आ रहा है? 625,780। यही टोटल आप लेकर आओगे ऑन डेबिट साइड ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, 625,780। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे 550,75,780, चार्ज करेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज गेन ऑन डिस्पोजल, और इसको चार्ज करेंगे एज लॉस ऑन डिस्पोजल। आपके डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट हो गए। किसी को कोई इश्यू इसमें? अच्छा, अब एक ही चीज आपके पास रहती है, और वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, और ये वर्किंग 3 से हमें पता चलेगा। अच्छा, अब देखें इसको, वर्किंग 3, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जी, मेथड कौन सा है आप लोगों के बाद? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर कौन सा चल रहा है? 2007।
जी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए क्या आपको कॉस्ट ऑफ एसेट की जरूरत है? किसकी जरूरत है? तो WDV फाइंड करो। तो WDV कैसे आएगी? ओपनिंग कॉस्ट में से लेस कर दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग। तो कॉस्ट का ओपनिंग आपके पास क्या आ रहा था? 2300,000 लेस किया इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, तो ओपनिंग WDV आपके पास आ गई 100,000। ये बात क्लियर? लेकिन इसने फॉर द ईयर डेप्रिशिएट नहीं होना क्योंकि इसमें डिस्पोजल शामिल है। अब आप लोगों ने WDV कौन सी उठाई? WDV ओपनिंग। तो बेटा डिस्पोजल की भी ओपनिंग WDV लेस करोगे, डेट ऑफ डिस्पोजल वाली WDV नहीं लेस करोगे। डिस्पोजल की भी ओपनिंग WDV लेस करेंगे। अब अगर आप लोग वर्किंग वन में जाएं तो वर्किंग वन में ये मिली आपको ओपनिंग WDV। देखें ये नीचे वाली WDV थी एट द डेट ऑफ, और ये है ओपनिंग WDV 31 दिसंबर 2006 मींस दैट 1 जनवरी 2000। मुझे ये वाली WDV चाहिए। इसको जाकर आप लोग लेस कर दोगे, माइनस करोगे 609। और ये इस बात का पता आपको कहां से चला? क्या ये एक ही डिस्पोजल था? एक और भी है, तो उसकी भी ओपनिंग WDV लेस करो। अब उसकी ओपनिंग WDV कहां पर है? ये रही, ये लेस कर दो 400। इसका पता आपको कहां से चला? ये होता है प्रॉपर मेथड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 950। ऑलराइट, अब ये जो भी WDV आई इसको मल्टीप्लाइड बाय 10% और कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4900। अब आ जाओ डिस्पोजल के ऊपर, जो आपने माइनस किए उनको बुलाओ। 609,400 950 मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम फ्रैक्शन। फर्स्ट के लिए जो टाइम फ्रैक्शन है वो है 5/12। सेकंड के लिए जो टाइम फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 8/12। और वैल्यू आएगी आपके पास, ये ऊपर हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये देखें। क्यों नहीं? इधर से अलग कैलकुलेट करो, इधर से अलग कैलकुलेट करना, उसका हवाला रेफरेंस दोगे तब वैल्यू तो आके लिखनी है। सर वही मतलब उसका मतलब मैं कहा रेफरेंस दो या वैल्यू लिख दो या इस तरह से, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रेफरेंस दे देना। लेकिन बेसिक मेथड यही होता है कि आप यहाँ पर आके कैलकुलेट कर दो, कोई इतना ज्यादा जोर नहीं लग रहा। 25375 आप अपनी वर्किंग 1 और 2 का रेफरेंस भी दे सकते हो कि फॉर द ईयर, क्योंकि उसमें भी फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया हुआ है। आप इधर वर्किंग 1 वर्किंग 2 का रेफरेंस देकर मतलब ये सारी कैलकुलेशन ना करो, यहाँ पे वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दो, क्या डिस्पोजल डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल फॉर द ईयर, और वो वैल्यू आके लिख दो 25375 और लास्ट वन इज 26730। अब ड्यूरिंग द ईयर आपके पास एडिशन है। अब आप लोग अपनी एडिशन को लेकर आओ। फर्स्ट एडिशन की वैल्यू आपको क्या मिली? 400 और सेकंड की तो 400। सेकंड वन इज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10% और मल्टीप्लाई करेंगे टाइम फ्रैक्शन। फर्स्ट एडिशन 1 फेब को हुई तो इसके लिए टाइम फ्रैक्शन आएगा, और सेकंड जो एडिशन हुई थी वो 1 अप्रैल को हुई है तो इसके लिए जो टाइम फ्रैक्शन आएगा, और वैल्यूज को कैलकुलेट करें।
तो फर्स्ट वन इज 36,667 and the second one is 4875 जी। इनको जाकर ऐड कर लें 186,527 सबको क्लियर होगी बात 186,527 टोटल हो जाएगा 986,527 986,527 लेस कर देंगे ये दोनों वैल्यूज तो बैलेंस कैरी डाउन जाके रिकॉर्ड करेंगे 694 372 ऑलराइट। अब आपके ये अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? तो मैंने आपसे कहा था इसके एक्सट्रैक्ट्स बना के देना, तो इसके एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से। एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कौन सी है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, इसमें ना अगर आप लोग गौर करो तो सारे एक्सपेंसेस नहीं है, आपके अदर इनकम भी है। तो आप यहां पे लिखोगे अदर इनकम, अदर इनकम में लिखोगे गेन ऑन डिस्पोजल। और गेन ऑन डिस्पोजल आपको कितना मिला था? चेक कर लेते हैं डिस्पोजल अकाउंट से जी। 75,780 75,780। फिर आप लोग आओगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटा एक्सपेंसेस में लिखेंगे ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 186,527 था ना। एंड लॉस ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट से देख लेते हैं 283,625। ओके। अच्छा, वैसे एक्सपेंसेस ना लेस हो रहे होते हैं, तो आप चाहें तो इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इनकम ऐड हो रही होती है और एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं, तो आप इनको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। ना अभी लिखें तो बस एक्सपेंसिव लिख दिया तो उन्हें पता है कि एक्सपेंसिव लेस। और मतलब कहीं पे आपको वो ब्रैकेट्स में नजर आएंगे, कहीं पे जस्ट पॉजिटिव वैल्यू के तौर पे नजर आएंगे, तो उस हवाले से ना परेशान। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? फिर आएंगे हम लोग अपनी सेकंड स्टेटमेंट, और वो है स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन में आपका एक ही एसेट है और आपने जाके रिकॉर्ड करना है अपना नॉन करंट एसेट के पोर्शन में बिल्डिंग, बिल्डिंग की कॉस्ट बताओ। देखो भाई, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी है तो डायरेक्ट डब्ल्यूडीबी नहीं बतानी है आपने, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके डब्ल्यूडीबी बताया करो। तो कॉस्ट का क्लोजिंग, इसमें से लेस करेंगे
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग, और वो हमारे पास आया 694,372 694,372। तो WDV of the asset is 140 1405628। ऑलराइट, ये WDV आपके पास आ गई। ये थे एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। ठीक, किसी भी स्टूडेंट का कोई इशू? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गए आप सब बच्चों को? कोई डाउट नहीं? चले अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 एंड कैलकुलेट एप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। ना कहते तो पता नहीं चलता हमें, रेलिवेंट अकाउंट से ही पता चल जाता है कि हमारे पास एप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2007 क्या आ रहा है। तो अब देखें, कहते हैं आसिफ हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, व्हीकल्स की कॉस्ट बता दी, कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन बता दी। फिर कहता है कि ये जो 600,000 मैंने आपको कॉस्ट बताई है, ये 600,000 बनी है कुछ इस तरह कि इसमें ऐसे एसेट शामिल हैं जो हमने 1 जुलाई 2002 को परचेज किए, 1 जनवरी 2004 को परचेज किए एंड 1 जुलाई 2005 को परचेज किए। ये जो अमाउंट थी और टोटल 600 इस तरह से बनता है। फिर वो गया, कहता है लाइफ ऑफ एसिड आपने 5 इयर्स कंसीडर करनी है। एडिशन में ड्यूरिंग द ईयर एंडेड अमाउंटिंग टू ₹90,000 एज ऑन 1 मार्च 2007। और कहते हैं हमारे पास एक एसिड जिसकी कॉस्ट 70,000 है और हमने वो परचेज किया था 1 जुलाई 2005 को, वो डिस्पोज कर दिया ऑन 31 मार्च 2007 फॉर ₹30,000। क्वेश्चन में कहीं पर भी जिक्र नहीं था कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। तो जब क्वेश्चन में सिर्फ लाइफ बता दी जाए और क्वेश्चन साइलेंट हो तो डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, तो यहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आप नहीं जा सकते थे। आपने 5 ईयर अगर उसने लाइफ बता दी और डेप्रिसिएशन के बारे में खामोश रहा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि व्हीकल्स को डेप्रिशिएट नहीं करता। भाई डेप्रिशिएट करना है तभी तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आई है। ऑलराइट, लेकिन कैसे डेप्रिशिएट करना है? यूजफुल लाइफ के मुताबिक, और यूजफुल लाइफ के मुताबिक हम लोग डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। बात क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो बड़ा ही कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये कोई ऐसा चीजों को मुश्किल क्वेश्चन नहीं था आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बेटा अगर रेट होता ना तो फिर वो आपको मोस्टली बता देता, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था 10% यूजिंग रिड्यूस्ड बैलेंस। तो रेट होता तो हम लोग तो खुद डाउट में चले गए हैं, और जहां पर क्वेश्चन में डाउट आ जाता है वहां पे अजम्पशन ले ली जाती है। तो आप अपनी अजम्पशन के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व कर देना, वो आपकी अजम्पशन को देखते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आपको मार्क्स देते हैं। फिर कुछ बच्चों ने स्ट्रेट लाइन किया हुआ होगा, कुछ ने रिड्यूसिंग बैलेंस किया होगा, दोनों के आंसर ठीक होते हैं फिर। ओके, क्यों? और लेकिन अजम्पशन बताना फर्ज हो जाता है फिर कि भाई मैंने फिर ये चीज अज्यूम की है और मेरा सोल्यूशन इस अजम्पशन के मुताबिक है। जहां पर अजम्पशन आ जाए, उसे भी पता है कि आपका सोल्यूशन हो सकता है उसके सजेस्टेड सोल्यूशन के साथ मैच ना करे, तो वो आपके सोल्यूशन को दोबारा से सॉल्व करेगा आपके मुताबिक। क्लियर? लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैफेयर 1 के अंदर आपको कोई ऐसी अजम्पशन लेनी पड़ जाए, हम बाद में जरूर ऐसी चीजें आएंगी कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है, कौन कौन से एसेट्स अकाउंट बनाने हैं हम लोगों ने? व्हीकल अकाउंट बनाएंगे अपने पास। अच्छा, व्हीकल अकाउंट के साथ और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट, साथ में
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक ही डिस्पोजल हुआ, तो अब इस डिस्पोजल का ऐसे रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है और एसिड भी मेरे पास एक ही है, तो बात अंडरस्टूड होती है कि ये डिस्पोजल व्हीकल से रेलिवेंट ही है। ऑलराइट, तो मतलब यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, डिस्पोजल ए, डिस्पोजल बी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा भाई, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि जब उनके पास क्वेश्चन आता है ना, तो लाजमी बात है भाई, हर बच्चा सॉल्व करने की तरफ भाग जाता है, तो वर्किंग के ऊपर टाइम लगा देते, जबकि उसने आपसे अकाउंट्स पूछे हैं। भाई आपने सबसे पहले मेन पेज पे ही जाना है, आपने अपने मेन पेज को फिल करना है, जहां पर जिस वैल्यू की जरूरत है वो वर्किंग में जाना। अक्सर बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन के पहले 10 से 15 मिनट वर्किंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इतने में टाइम एंड हो गया और पेपर सबमिट करवा दिया। आपने मेन पेज पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, वो आपकी वर्किंग की तरफ नहीं जाएगा और उसने 0 मार्क्स दे दिया, तो आपके 10 से 15 मिनट, 20 मिनट वो सारे जाए हो गए हैं। लेकिन अगर आप अपने मेन पेज पे जाते हो और जहां पर देखें, मैं सिंपली जाके लिख सकता था कि भाई वो आपने मुझे ओपनिंग बैलेंस बताया, वो जहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस कितना, 600,000। भाई यहाँ पे लिखो, अभी 600 में कोई इशू नहीं है, हमें नहीं गर्ज कि आपने ये एसिड कब कब परचेज किया होगा। आपने हमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बताया, हम इसको लिखेंगे यहां पर कितना, 345,000, हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। आपने हमें एडिशन के बारे में बताया कि ड्यूरिंग द ईयर एक एडिशन हुई 90,000 की, कब हुई, 1 मार्च को, हम जाके लिख देंगे 1 मार्च ईयर 7, एक एडिशन हुई, हम यहाँ पे लिख दिया हमने इसको, कितना, 90,000। हमने कहा, आपने कहा कि एक डिस्पोजल हुआ है, तो डिस्पोजल कौन किस दिन हुआ, 31 मार्च को हुआ, और उसकी कॉस्ट क्या थी डिस्पोजल की, हमने कहा कि ये लो 70,000 यहां पे लिखो, डिस्पोजल अकाउंट, और डिस्पोजल अकाउंट में गए, उसको 70,000 हमने दे दिया। कहां से आया, तो यहीं से पता चल जाता है भाई व्हीकल का डिस्पोजल है। कब हुआ था ये, 31 मार्च ईयर, बात समझ आ गई। फिर उसने जैसे ही ये चीजें बता दी, उसने कहा कि ये जो 70,000 का डिस्पोजल है मुफ्त में नहीं है, 30,000 रुपीज में किया। तो ये 30,000 क्या चीज है, सेल प्रोसीड। तो डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाके हमने 30,000 रिकॉर्ड कर दिया। ये बात समझ आ गई। देखो मैं कहीं वर्किंग पे नहीं गया, लेकिन मैं उससे अच्छे खासे मार्क्स ले चुका हूं। ऑलराइट, और विद इन 2 to 3 मिनट्स ले चुका हूं। तो ये जो पेपर हमारे 47 48 पे फेल होते हैं ना, अगर आप कोई न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करके इतना भी काम कर लो ना, तो पेपर 47 48 पे फेल नहीं होने वाले। मसला ये होता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन की जान ही नहीं छोड़ रहे। इवन के सबसे बड़ा डिसीजन है कि प्रीवियस क्वेश्चन की जान छोड़ो और न्यू क्वेश्चन पे चले जाए। प्रीवियस क्वेश्चन ने इतनी जल्दी वो मार्क्स नहीं देने जितने के न्यू क्वेश्चन ने मार्क्स दे देने। अगर आप 10 मिनट प्रीवियस क्वेश्चन पे लगाओ और 10 मिनट एक और स्टूडेंट है जिसने न्यू क्वेश्चन पे लगा दिए, वो जिसने न्यू क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, उसको पेपर पास हो जाता है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन पे जो लगा रहा उसका पेपर रहने के चांस ही थे। तो इस वजह से एक रिक्वायर्ड टाइम है हर क्वेश्चन के लिए। नोट करो कि भाई ये अगर ये 10 मार्क्स का है, मैंने इस पे 18 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मल्टीप्लाइड बाय 1.8, बल्कि मल्टीप्लाइड बाय 1.656 करो, ताकि लास्ट के 2-3 मिनट्स वो मार्जिन हो क्या भाई, बस क्लोजिंग है मेरी, और जैसे ही 18 मिनट पूरे हुए, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन का टाइम प्रीवियस वाले को ना दो। अदरवाइज 3 घंटे पूरे हो जाएंगे और क्वेश्चन अभी 6 सॉल्व, और 3 क्वेश्चन अभी आपके पड़े। उसकी सबसे बड़ी रीजन यही होती है कि आप टाइम के साथ नहीं चलते, तो टाइम के साथ चला जाओ। ऑलराइट, अच्छा, अब यहां पर देखो, अब मुझे आइडिया हो गया कि भाई व्हीकल अकाउंट में और कुछ भी नहीं आने वाला, भाई क्लोजिंग करें इसकी 690,000। एटलीस्ट उसे ये पता है कि भाई मैंने एसिड अकाउंट में से इसका आधा नंबर भी नहीं डिडक्ट करना, क्योंकि कंप्लीट है 690,000।
यहां पर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन कितना 620,000 एसिड अकाउंट कंप्लीट। अब मुझे आइडिया है कि भाई एक तो मैंने इसे बताना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, दूसरा डिस्पोजल है तो डिस्पोजल को भी कैमुलेटिव डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो यहां से कैमुलेटिव डेप्रिसिएशन। अब डिस्पोजल है तो पहले डिस्पोजल की तरफ चले जाएंगे, मतलब कैमुलेटिव डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल पता कहां से चलेगा हमें, वर्किंग वन से, तो वर्किंग वन करते हैं। ये है हमारे पास हमारी वर्किंग वन, accumulated depreciation on disposal। और जब आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड हो तब तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। सिंपली क्या करना है हम लोगों ने, कॉस्ट ऑफ एसिड, अब रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं थी, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय एक्यूमुलेटेड टाइम। क्या मतलब, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। परचेज किस दिन हुई, 1 जुलाई 2005 को, तो अगर आप लोग यहां पे देखें तो 6 मंथ 2005 के प्लस 12 मंथ 2006 के प्लस 3 मंथ 2000, तो टोटल टाइम आ गया तो इज इक्वल टू 21 बाय, तो वैल्यू आएगी 245। किसी को डाउट, बस ये लिखो यहाँ पे 24500, यहां पर भी आ गया 24500। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा 70,000, और प्रॉफिट और लॉस काउंट को चार्ज करेंगे और ये लॉस के तौर पर जाएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल यहाँ पे आ जाएगा 70,000, और ये बन गया 54,560 71,555 15,500 रुपए का लॉस हो गया, डिस्पोजल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, तो इशू। अब जाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तरफ और ये कैलकुलेट करेंगे इन वर्किंग टू, तो वर्किंग टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये ईयर 7 है, ये ईयर चाहे ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता जब एक ही साल की हम लोग वर्किंग कर रहे हो तो। अच्छा भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे पहला काम आपने उठा लेना अपना ओपनिंग बैलेंस, लेस करो डिस्पोजल 70,000, लेस करो फुली डेप्रिशिएटेड एसिड्स। ओके, 5 साल उसने लाइफ बताई थी, जो एसिड मैंने 1 जुलाई 2004 को परचेज किया, अब देखो उसके 5 साल कहां पूरे हो रहे हैं, 2003 2004, ये 30 जून 2004, 2005 2006 2007 उसका लास्ट ईयर है, और वो मेरा करंट ईयर है। ओके, तो जो एसिड मैंने 2002 को परचेज किए वो 2007 में अपनी लाइफ कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो 2004 और 5 वालों का तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो फुल ईयर एप्रिशिएट होंगे। ओके, तो आपने ओपनिंग में से 150 को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, तो इसको अलग कर लो, बात क्लियर। और रिमेनिंग जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसको डिवाइडेड बाय 5, और कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये 48,000, सॉरी 48 नहीं, ये आएगा 76,000, 76,000 220, ठीक है, 380 का एसिड बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये 76,000। फिर ये डिस्पोजल को लेकर आ जाओ, 70,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, अब ये डिस्पोजल किस दिन हुआ था, मार्च के एंड पर, 3/12
जी इज इक्वल टू 3500। फिर इस फुली डेप्रिशिएटेड एसिड अगर ये अपनी लाइफ प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर चुका होता तो फिर मैं इसको डेप्रिशिएट ना करता 2007 में। ओके, इसने 2007 में अपनी लाइफ कंप्लीट करनी है। कब कंप्लीट करनी है? 30 जून को। तो 6 मंथ्स के लिए इसने जस्ट डेप्रिशिएट होना है। इवन के ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट है, बैलेंस कैरी डाउन में इसकी कॉस्ट शामिल है, लेकिन डिस्पोज नहीं किया तो उसको शामिल ही रखेंगे। लेकिन ये फुली डेप्रिशिएट लास्ट के 6 मंथ के लिए डेप्रिशिएट नहीं होगा। तो वैल्यू आ जाएगी, अब देखो, ओपनिंग लेस डिस्पोजल लेस फुली डेप्रिशिएटेड एसिड ड्यूरिंग द ईयर, फिर आ जाएगी एडिशन। और एडिशन हुई थी हमारे पास 90,000 की, डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय, एडिशन कब की हम लोगों ने? 1 मार्च, एडिशन 1 मार्च। तो टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा 10/12, द वैल्यू इज 15। जी, अब इन सबको ऐड कर लें। 109500। हाँ जी, यहाँ पे जाके लिखेंगे इसको 109500 प्लस 345,000 इज इक्वल टू 454,500। और इसमें से 24,500 तो 430,000 ये आ गया आपके पास बैलेंस कैरी डाउन। क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया था? अब किसी को कोई इशू? तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए सब बच्चों के? अच्छा, अब इसकी अगर आप एक्सट्रैक्ट्स की बात करें, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सबसे पहला एक्सट्रैक्ट आएगा स्टेटमेंट ऑफ, फिर लिख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएंगे हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ₹109, साथ में लॉस हुआ डिस्पोजल पर, लॉस ऑन डिस्पोजल। इस बात का जरूर ख्याल रखना जी, डिस्पोजल पे लॉस कितना हुआ। और एसओएफटी की बात करें तो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट कौन सा है हमारे पास? व्हीकल की कॉस्ट 620,000, इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 430 और WDV ऑफ द एसेट 190,000। तो ये एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गए। एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ आप लोगों को डिस्पोजल ऑफ एसेट, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे चार्ज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या वैल्यूज रिकॉर्ड करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने सीख ली। नेक्स्ट लेक्चर में एक तो हम लोग जितना पढ़ चुके हैं आप लोगों का टेस्ट है, दूसरा हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।